नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई सभ्यता हजारों साल का अपना अतीत, अपना पास्ट कैसे याद रख सकती है? आज हम बात करेंगे प्राचीन चीन की इसी कमाल की कला के बारे में, यानी इतिहास लेखन। MHI 103 के दूसरे चैप्टर पर आधारित ये जो हमारी पड़ताल है, ये हमें बताएगी कि चीन की ये ट्रेडिशन दुनिया में सबसे यूनिक, सबसे अलग क्यों मानी जाती है। और हाँ, इस पूरी पड़ताल के लिए हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चीन के इस ऐतिहासिक खजाने की खोज। सबसे पहले तो चीन का ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ये कितना विशाल है समझिए। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, ये तो अपने अतीत के लिए एक पूरी सभ्यता का सम्मान है, एक ऐसा स्मारक जो हजारों सालों से वैसे का वैसा खड़ा है। महान इतिहासकार सीमा कियान के इन शब्दों को जरा महसूस कीजिए। ये सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां लिखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो स्वर्ग और धरती के बीच इंसान की होने का मतलब खोजने की एक गहरी, एक बेचैन करने वाली प्यास है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, आप जानते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि किसी और प्राचीन सभ्यता के पास इतना इतना विशाल और लगातार चलने वाला रिकॉर्ड है ही नहीं। जरा सोचिए तो, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल से अपनी कहानी लिख रही है, बिना रुके, बिना थके, है ना कमाल की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने ये असाधारण काम किया कैसे? इसका राज दो मजबूत पिलर्स, दो स्तंभों में छिपा है, और इन्हीं दो पिलर्स ने इस पूरी परंपरा की नींव रखी। आइए देखते हैं कि ये दो स्तंभ कौन से थे। पहला स्तंभ है कन्फ्यूशियवाद। अब ये कोई पारंपरिक धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक मॉरल फिलॉसफी है, जिसने चीनी समाज की सोच पर बहुत गहरा असर डाला, और इसी ने इतिहास को देखने का उनका नजरिया भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो कन्फ्यूशियवाद ने इतिहास को देखा कैसे? भाई बहुत ही दिलचस्प तरीके से। पहली बात, उसने कहा कि इतिहास देवताओं का नहीं बल्कि हम इंसानों का होना चाहिए। दूसरी बात, उसने सिखाया कि हमारा अतीत एक गोल्डन एज था, एक सुनहरा दौर जिससे हमें सीखना चाहिए। तीसरी बात, इतिहास सही और गलत के बीच फर्क सिखाने वाली एक नैतिक किताब बन गया। और चौथी बात, उसने इतिहासकारों को घटनाओं के पीछे छिपे हुए पैटर्न को ढूंढने के लिए उकसाया। और दूसरा स्तंभ था खुद सम्राट का शासन, यानी इंपीरियल स्टेट। जरा सोचिए, इतिहास लिखने वाले लोग कौन थे? वो ज्यादातर सरकारी अधिकारी ही होते थे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इतिहास सरकार के पैसे से लिखा जाता था, और उसे पढ़ने वाले भी सरकारी लोग ही थे। पर क्या इसका मतलब ये था कि इतिहासकार बस राजा की तारीफें करते थे? हाँ, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। सम्राट ताइत्सुंग ने एक बार जिद पकड़ ली कि उन्हें अपने ही दरबार के रिकॉर्ड्स देखने हैं, लेकिन उनके इतिहासकार ने हिम्मत देखिए, साफ मना कर दिया। क्यों भला? क्योंकि उसका मानना था कि अगर राजा को ये पता चल गया कि इतिहास की नज़र उस पर है, तो वो हमेशा सही काम करने की कोशिश करेगा। सोचिए, ये सत्ता और सच्चाई के बीच की कितनी बड़ी और कमाल की लड़ाई थी। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस महान परंपरा को असल में बनाया किसने और कैसे। कौन थे वो लोग जिन्होंने इतिहास लिखने के तौर तरीके, इसके नियम तय किए? देखिए, ये विकास धीरे धीरे हुआ। शुरुआत हुई एकदम साधारण दरबारी रिकॉर्ड से, जिन्हें एनल्स कहते थे। फिर आए सीमा कियान, और उन्होंने तो सब कुछ ही बदल दिया। उनके काम को बानगू ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, और फिर तो ये परंपरा इतनी बड़ी कि विशाल विश्वकोशों में बदल गई। तो सीमा कियान ने ऐसा क्या किया जो इतना रेवोल्यूशनरी था? उन्होंने इतिहास को सिर्फ तारीखों की एक सूखी लिस्ट नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा। पहला, एनल्स यानी घटनाओं का एक क्रम। दूसरा, मोनोग्राफ मतलब अर्थव्यवस्था या रीति रिवाजों जैसे विषयों पर गहरी जानकारी। और तीसरा, जीवनियां, और सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि आम अधिकारियों और यहाँ तक कि विदेशियों की भी। सोचिए, ये कितना बड़ा और खुला नजरिया। और फिर बानगू ने सीमा कियान के इसी तरीके को एक पक्का नियम बना दिया। उन्होंने मानक इतिहास की परंपरा शुरू की। इसका एक सीधा सा नियम था, जब एक राजवंश खत्म होगा तो आने वाला नया राजवंश उसका इतिहास लिखेगा। और इसी कमाल की परंपरा की वजह से आज हमारे पास 24 मानक इतिहासों का एक बेशकीमती खजाना मौजूद है। हमने इतिहास लिखने का तरीका तो देख लिया, पर इतिहासकार सोचते कैसे थे? वो घटनाओं को किस चश्मे से देखते थे? आइए अब उस वैचारिक ढांचे को समझते हैं जिसने हजारों साल के इतिहास को एक कहानी में पिरो दिया। चीनी इतिहासकारों के लिए इतिहास कोई सीधी सड़क नहीं,
बल्कि एक पहिया था, जिसे कहते हैं राजवंशीय चक्र। कहानी हमेशा ऐसे शुरू होती है। एक गुणी नायक आता है और एक नया राजवंश शुरू करता है। फिर वो राजवंश अपनी ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन समय के साथ राजा भ्रष्ट हो जाते हैं और साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। अंत में सब कुछ बिखर जाता है और फिर एक नया नायक आता है और ये चक्र बस घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन क्या सब लोग इतिहास को इसी चक्र में ही देखते थे? नहीं, कुछ विद्वानों का मानना था कि इतिहास को राजवंशों में बांटना ठीक नहीं है। सोचिए, अगर हमें टैक्स सिस्टम को समझना है तो उसे एक राजवंश से दूसरे तक लगातार देखना होगा, न कि टुकड़ों में। वो इतिहास को एक बहती हुई नदी की तरह देखना चाहते थे, न कि अलग-अलग तालाबों की तरह। तो आखिर में इस पूरी महान परंपरा को हम 4 खास बातों में कैसे समझ सकते हैं? चलिए, इसकी 4 सबसे बड़ी विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अलग और सबसे खास बनाती हैं। पहली और सबसे जरूरी विशेषता ये आधिकारिक इतिहास था। इसे विद्वान अधिकारियों ने लिखा, पैसा शासकों ने दिया और इसके सोर्स ज्यादातर सरकारी दस्तावेज ही थे। दूसरी विशेषता, ये सिर्फ इतिहास नहीं था बल्कि एक गाइड बुक की तरह था। इसका मकसद था शासकों को सिखाना। इतिहास एक आईने की तरह था, जिसमें राजा अपनी गलतियों और कामयाबियों को देखकर भविष्य के लिए सबक ले सकता था। तीसरी विशेषता, इसका एक जैसा फॉर्मेट। कमाल की बात है कि सदियों तक इतिहासकारों ने एक ही तरीके का पालन किया और इसी वजह से आज हम हजारों साल के इतिहास के इस विशाल समंदर में आसानी से रास्ता खोज सकते हैं। और चौथी और शायद सबसे दिलचस्प विशेषता, ईमानदारी। भले ही ये सरकारी इतिहास था, फिर भी इसमें सच्चाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। इतिहासकार अक्सर पुराने दस्तावेजों को हूबहू कॉपी कर लेते थे। आज हम इसे शायद कट एंड पेस्ट कहेंगे, लेकिन इसी वजह से कई प्राचीन ग्रंथ जो शायद खो जाते, इन ऐतिहासिक किताबों में सुरक्षित रह गए। तो आखिर इस पूरी मेहनत का, इस कवायद का मकसद क्या था? इतनी सारी किताबें क्यों लिखी गई? चलिए इस परंपरा के अंतिम लक्ष्य को समझते हैं। इसका सबसे अच्छा जवाब एक बहुत मशहूर किताब के नाम में ही छिपा है, सरकार की मदद के लिए एक बड़ा आईना। बस यही इसका असली मकसद था। इतिहास सरकार के लिए एक आईना था ताकि वो अतीत को देखकर अपना आज और कल दोनों संवार सके। लेकिन आखिर में एक सवाल तो बनता है, अगर इतिहास सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए एक आईना था, तो उस आईने की परछाई से क्या-क्या बाहर रह गया होगा? वो कौन सी तस्वीरें हैं जो उसमें कभी दिखी ही नहीं? आम लोगों की कहानियां, बगावत की आवाजें, या फिर वो ख्याल जो शायद राजा को पसंद नहीं आते? क्या ये सब कुछ उस आईने की चमक के पीछे कहीं हमेशा के लिए छिप गया? इस पर सोचना तो बनता है।